6 फरवरी 2024 ये वो तारीख है जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच को दिल्ली से आगे बढ़ाते हुए पहली बार पंजाब की तरफ बढ़ी थी और इस दिन राजधानी चंडीगढ़ में बड़ी छापेमारी की गई थी। ये कार्रवाई किस नेता के यहाँ हुई और ईडी को क्या क्या मिला था, इस सब पर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में इतना समझ लीजिए कि इसी कार्रवाई के अगले दिन एक बहुत सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पंजाब के बड़े ओहदे से अचानक इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए थे और आम आदमी पार्टी के सबसे युवा नेता राघव चड्ढा भी पंजाब और चंडीगढ़ की राजनीति में फिर कभी नजर नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं नीरज अधिकारी और ए न्यूज ऑफिस पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी की राजनीति से किनारा करने के 2 साल बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आखिरकार भाजपा में चले गए हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के ही 6 और राज्यसभा सांसदों ने भी खुद को भाजपा के हवाले कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये सभी सांसद कहीं न कहीं ईडी के शिकंजे में आ गए थे, वरना राघव चड्ढा का तो वायरल वीडियो आपने देखा ही होगा जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसी कोई कीमत नहीं बनी है जो उनको खरीद सके। एक वीडियो में अरविंद केजरीवाल भी अपने नेताओं पर गर्व जता रहे थे कि खरीदारों की लाख कोशिश के बावजूद सिर्फ उनकी पार्टी के नेता बिके नहीं। इसके अलावा राघव चड्ढा का एक और वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो भाजपा को अनपढ़ और गुंडों की पार्टी बता रहे थे। लेकिन आज एक अन्य वीडियो को भी पूरा देखना और सुनना जरूरी हो गया है जो अभी तक तो वायरल नहीं है। हो सकता है कि अब ये भी वायरल हो जाए। ये वीडियो राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है और ये 30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में हुई थी। खास बात यह है कि राघव चड्ढा के राजनीतिक जीवन की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने भाजपा के खिलाफ आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के लिए राघव चड्ढा ने इतना कुछ कह दिया कि इसके बाद उन्हें नज़रबंद जैसा रहना पड़ा। लोकसभा चुनाव की पूरी अवधि उन्होंने विदेश में बिताई। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद राघव चड्ढा ने विदेश से लौटकर भी भाजपा के खिलाफ फिर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हो सकता है कि आपने 2 साल पुरानी भाजपा के खिलाफ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस समय सुना हो। फिर भी आज एक बार पुनः अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए इसे पूरा सुन लीजिए। फिर ईडी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात करेंगे। सुनिए। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सब ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया। यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का
सदस्य है, उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ, आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहां इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से, और जो डीसी चुनाव हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। साथियों, मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। और मैं एक और आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। जब भी काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्शन एजेंट पार्टी का ऑब्जेक्शन रेज करता है तो उस ऑब्जेक्शन को डिप्टी कमिश्नर और वहां पर बैठे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके उसका हल किया जाता है। आज पूरे सदन में हंगामा चल रहा था, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे, प्रिसाइडिंग अफसर के कंडक्ट पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कराते रहे, काउंटिंग करते रहे और
जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया बतौर विजेता, उसके बाद जितने भी बैलेट पेपर थे काउंटिंग के, उन्हें जल्द से जल्द हटाकर एक कमरे में लॉक कर दिया गया। न जाने उन बैलेट पेपर्स के साथ इन लोगों ने आगे क्या किया होगा। बैलेट पेपर तक किसी पार्टी के किसी प्रत्याशी को, किसी काउंसलर को नहीं दिखाया गया। बैलेट पेपर तक गायब कर दिया गया है। यह आज सरेआम देश का एक महत्वपूर्ण शहर चंडीगढ़ में आप सबकी आंखों के सामने घटा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है, वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। आप सबके माध्यम से चाहूंगा कि ये देश की जनता तक बात पहुंचे कि चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया, से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है, तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पे जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालिएगा। देखिए, अभी हम अपने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी मिलकर बैठेगी। आगे क्या सड़क से लेकर, कोर्ट से लेकर संसद तक क्या लड़ाई लड़नी है, उसकी रूपरेखा बनाएंगे और अवश्य न्यायपालिका का दरवाजा भी जरूर खटकाएंगे। आप सब जानते हैं कि 18 जनवरी का चुनाव जब पोस्टपोन हो गया, तो उसकी नई तारीख फरवरी में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषित करी। उस तारीख को जल्द लाने के लिए, इलेक्शन को जल्द कराने के लिए भी, हमें न्याय लेने के लिए भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। और आज भी न्याय पाने के लिए हमें अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम जरूर कोर्ट जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। जब करेंगे तो बता देंगे। इतिहास तो रच दिया, मैं तो सहमत हूं। आज जो सांसद चंडीगढ़ से जो है किरण खेर जी, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया और ये राघव चड्ढा और पवन बंसल के लिए संदेश है। मैं और बंसल साहब दोनों हाथ जोड़कर कबूलते हैं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इतिहास राष्ट्रद्रोह करने में रचा है। आपने इतिहास असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने में रचा है और आपने इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने में रचा है। ऐसा इतिहास रचना आपको और आपकी पार्टी को मुबारक। हमारी पार्टी अवश्य लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ये सत्ता की बात नहीं है। इसमें यह नहीं कि मेयर आज इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, हम सत्ता में आ गए, वो सत्ता में आ गए। ये लड़ाई अब उससे कहीं बड़ी है। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप खुद सोचिए कि एक मेयर जैसे छोटे से चुनाव में अगर बीजेपी ये हरकत कर सकती है, तो 2024 के चुनाव में अपनी आंखों के सामने हार देख बीजेपी क्या क्या गैर कानूनी काम करेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। See, this is not a setback for one coalition, one alliance or one party. It is a setback for India's democracy. And as a Democrat, as somebody who believes in India's democracy, we are aggrieved, we are hurt, and we are flabbergasted, we are worried as to what will happen in the upcoming 2024 polls. If BJP can resort to such low levels, stoop to such low levels and commit forgery, illegality, and something that should even be labeled as an act of sedition, then BJP can go to any level to rig the election process and to indulge in every possible electoral fraud and electoral malpractice. देखिए, भारतीय जनता पार्टी से, जैसा कि मैंने कहा,
हर फोरम पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस देश के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। हम दिल्ली में भी लड़ाई लड़ते हैं, हम चंडीगढ़ में भी लड़ाई लड़ेंगे, पर इतना ही कहना चाहता हूं कि अंत में जीत सत्य की होती है। कोई फ्रॉडस्टर नहीं जीतता, कोई इंपोस्टर नहीं जीतता, कोई देशद्रोही अंत में नहीं जीतता। इंडिया जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये पूरा मामला भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहली बार सामने आई वोट चोरी का था, जिसमें सबूत भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर खुले थे और आम आदमी पार्टी ने इस वोट चोरी को भाजपा से जोड़ा था, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में जिस मनोनीत पार्षद अनिल मसीह को पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, वो भाजपा का पदाधिकारी रह चुका था और उसने विपक्ष के 8 मतपत्रों को अवैध घोषित करके भाजपा के ही मेयर उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया था। इसी मेयर चुनाव से भाजपा राघव चड्ढा की राजनीतिक चतुराई, उनके सियासी कौशल और चुनावी रणनीतिक समझ की कायल हो गई थी। हालांकि 2022 में पंजाब के भीतर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के ही प्रमुख नेता संदीप पाठक भाजपा की नज़र में चढ़ गए थे, क्योंकि पंजाब विधानसभा का पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी ने इन दोनों युवा नेताओं को अपना रणनीतिकार बनाकर लड़ा था। पंजाब में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा और संदीप पाठक को पुरस्कार के रूप में राज्यसभा सांसद की सीट पर बैठा दिया था। इससे पहले 2021 में हुए चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भी पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर चंडीगढ़ की कमान संदीप पाठक के हाथ में सौंपी थी और चंडीगढ़ के इस चुनाव में पहली बार में ही आम आदमी पार्टी अकेले दम पर सबसे ज़्यादा यानी 35 में से 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई थी। इस चुनाव के बाद ही केजरीवाल ने राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक को पंजाब के विधानसभा चुनाव का भी रणनीतिकार बनाया था, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बाद भी भाजपा ने लगातार 2 साल तक पार्षदों की तोड़फोड़ के बल पर आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दिया। आम आदमी पार्टी को इसका मलाल रहता था कि पंजाब में तो उसकी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बन गई, लेकिन राजधानी चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर भी वो अपना मेयर नहीं बना पा रही है। बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा और तीसरे साल यानी 2024 में जब चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आया, तब तक राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन बन गया और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस का समर्थन लेकर अपना मेयर बनवाने का इससे बढ़िया मौका भांप लिया और इसके प्रबंधन की कमान पंजाब में अपना सियासी हुनर दिखा चुके राघव चड्ढा को सौंप दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस का समर्थन लेना कोई आसान काम नहीं था। आम आदमी पार्टी के कारण ही कांग्रेस चंडीगढ़ में पिछला लोकसभा चुनाव हार चुकी थी और पहली बार 2021 के नगर निगम चुनाव में भी तीसरे स्थान पर गिरी कांग्रेस अपनी इस दुर्दशा के लिए आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार मानती थी। ऐसे में कांग्रेस चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बनवाने के लिए उससे हाथ मिलाएगी, भाजपा को भी किसी भी तरह संभव नहीं लग रहा था, लेकिन राघव चड्ढा ने अपने सियासी कौशल से ये कर दिखाया तो भाजपा भी सन्न रह गई। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव 6 महीने दूर था। ऐसे में राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में असंभव को संभव कर दिया तो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव देश भर में ऐसा पहला चुनाव बन गया जो न केवल इंडिया गठबंधन के नाम पर लड़ा गया बल्कि जीता भी गया। राघव चड्ढा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और लंबे समय तक चंडीगढ़ के सांसद और चंडीगढ़ कांग्रेस के पर्याय रहे पवन कुमार बंसल को मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्षदों का समर्थन दिलाने के लिए मना लिया था। समझौता ये हुआ था कि जनवरी 2024 में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेयर बनवाएगी और इसके बाद जून 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देगी। यानी राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में दोनों ही चुनावों के लिए भाजपा के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसकाने का
पूरा जुगाड़ फिट कर दिया था। तब ये इनके इन प्रकारण भाजपा को अपना मेयर बनवाने के लिए अनिल मसीह का सहारा लेना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हार गई। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी भाजपा चंडीगढ़ में हार गई। 2024 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में राघव चड्ढा ने भाजपा के खिलाफ जो मास्टर स्ट्रोक लगाया, उससे भाजपा को राघव चड्ढा पंजाब के लिए इतने पसंद आ गए कि 30 जनवरी 2024 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उस मुद्दे से ही किनारा कर गए जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का ऐलान कर दिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेयर चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे पर चंडीगढ़ से दिल्ली तक आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई में तो क्या, चंडीगढ़ और पंजाब की राजनीति में भी राघव चड्ढा कभी सार्वजनिक नजर नहीं आए। राघव चड्ढा जून 2024 के लोकसभा चुनाव में तो विदेश ही चले गए। कहा गया कि आंखों की सर्जरी के लिए चड्ढा विदेश गए, लेकिन इससे पहले 6 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में ईडी द्वारा की गई छापेमारी को लेकर चर्चा खूब गर्म रही। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको प्रमुखता नहीं दी, लेकिन 9 फरवरी 2024 को मैंने एक वीडियो में इस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आशंका जताई थी कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार मामले की जांच करते हुए ईडी चंडीगढ़ पहुंची थी और 6 फरवरी 2024 को दिल्ली और वाराणसी के साथ चंडीगढ़ में छापेमारी की गई। ईडी ने खुलासा किया था कि इस कार्रवाई में आपत्तिजनक दस्तावेज, 2 करोड़ रुपए का कीमती सामान, डिजिटल साक्ष्य और 4 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। लेकिन ये कार्रवाई किसके ठिकाने पर हुई, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अलबत्ता इसके ठीक अगले दिन यानी 7 फरवरी 2024 को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब के चेयरमैन सत्य गोपाल अचानक इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए, जबकि उनका कार्यकाल 2027 तक था। आपको बता दूं कि सत्य गोपाल सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे और उन्हें अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी अफसरों में गिना जाता रहा है। यही कारण है कि सत्य गोपाल जुलाई 2022 में रिटायर हुए और 5 महीने बाद ही यानी दिसंबर 2022 में केजरीवाल ने उन्हें पंजाब में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन की महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने कार्यकाल के बीच में ही इस पद से इस्तीफा क्यों दिया, ये भी अब तक रहस्य बना हुआ है। सत्य गोपाल चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के भी चेयरमैन रहे हैं। हालांकि उनकी छवि हमेशा एक बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले और ईमानदार प्रशासक की रही, लेकिन चंडीगढ़ में ईडी की कार्रवाई के अगले दिन ही अचानक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब के चेयरमैन पद से उनके इस्तीफे पर जितने मुंह उतनी बातें होती रही हैं। चंडीगढ़ में हुई ईडी की कार्रवाई का राघव चड्ढा या रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सत्य गोपाल से कोई सीधा अथवा टेढ़ा ताल्लुक है या नहीं, इस पर तब तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता जब तक ईडी खुद इस मामले में कुछ स्पष्ट न कर दे। लेकिन पिछले कुछ सालों में भाजपा की तरफ कई नेताओं के हुए दल बदल के मद्देनजर पब्लिक की जो एक धारणा बनी है, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य सांसदों के दल बदल को भी उसी नज़रिए से देखा जा रहा है। इसलिए 6 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में हुई ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक सक्रियता से राघव चड्ढा की दूरी और केजरीवाल के बेहद करीबी एक सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का रहस्यमय इस्तीफा 2 साल से ये आशंका तो बनाए हुए ही है कि कुछ तो गड़बड़ है। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की भाजपा ज्वाइनिंग में ईडी के दबाव की लोगों की आशंका तब निर्मूल भी साबित हो सकती थी जब आम आदमी पार्टी पर ईमानदारी के रास्ते से भटकने के आरोप लगाकर राघव चड्ढा समेत 7 सांसद किसी नई पार्टी का गठन करके भारत के जैन जी को नया नेतृत्व देते, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिवायती पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी ने जिस राजनीतिक चाल चरित्र का नारा देकर खुद को खड़ा किया था, उस पर 13 साल के भीतर आम आदमी पार्टी के ही कई बड़े नेता धब्बा लगा चुके हैं। लेकिन भाजपा के खिलाफ राघव चड्ढा की 2 साल पहले चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि राघव चड्ढा कभी भाजपा ज्वाइन करने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
क्योंकि राघव की छवि एक ईमानदार युवा नेता की रही है। लेकिन शुक्रवार को भाजपा के समर्थन में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या नई पीढ़ी भी अब अपनी पीढ़ी के ही नेताओं के बयानों पर भी भरोसा कर पाएगी। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में युवा सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाकर नई पीढ़ी के नेताओं में जैन जी का जो भरोसा जगाया था, क्या उसे अब अचानक एक झटके में तोड़ नहीं दिया गया? पुराने नेताओं से तो पहले ही पुरानी और नई पीढ़ी दोनों का विश्वास उठ चुका है। इसलिए पंजाब ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पीढ़ी के 80% नेताओं को घर बैठाकर सत्ता में नई पीढ़ी को जन्म दिया था। इस पर आज मुझे प्रख्यात कवि निर्भय हाथरसी की एक कविता की पंक्ति याद आ रही है कि जनता तो नेता जनती है सदा, तुमको नहीं तो किसी और को जनेगी। सत्ता सिंहासन सूना नहीं होता कभी, तुमको नहीं तो किसी और को चुनेगी। नेता चाहे पुरानी पीढ़ी का हो या नई पीढ़ी का, पता नहीं क्यों इस मुगालते में रहते हैं कि वो जब चाहें जैसे चाहें अपनी बातों में जनता को उलझा लेंगे, जबकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इसीलिए भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा के बाद राघव चड्ढा की फैन फॉलोइंग एक झटके में जमीन की तरफ बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया पर 24 घंटे में राघव चड्ढा के 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स कम हो चुके हैं और उनके फैन रहे युवा अनफॉलो राघव चड्ढा लिखकर दूसरों से भी अपील कर रहे हैं। ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बड़ा सबक है। पंजाब की जनता द्वारा दिए गए प्रचंड बहुमत का लाभ उठाकर उन्होंने राज्यसभा में जिस तरह धन्ना सेठों और वीवीआईपीज को बैठाया, पंजाब और चंडीगढ़ के संगठन पर बाहरी नेताओं को थोपा, बिजनेसमैनों को अहम पद सौंपे, उसमें पंजाब और चंडीगढ़ के भीतर पार्टी के मूल संगठन का ही भट्टा बैठ गया है। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के 6 पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं। उधर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ चुका है। भाजपा यहां अपनी बड़ी जीत का दावा नहीं बल्कि इस बार तो बड़ी ठसक से जीत की घोषणा ही कर चुकी है। चुनाव के बीच ही कांग्रेस को एपस्टीन, एलपीजी संकट, महंगाई जैसे मुद्दों पर चुप करवाकर महिला आरक्षण पर देश भर में अपनी सफाई देते फिरने के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा अभी तक ईवीएम के बाद वोट चोरी जैसे कांग्रेस के आरोप की जो काट भाजपा को नहीं मिल रही थी, वो उसने महिला आरक्षण के संशोधन विधेयक लोकसभा में लाकर हासिल कर ली है। कांग्रेस अब जितनी भी सफाई देती फिरे, भाजपा तो अब विपक्ष की प्रत्येक हार को महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं की कथित नाराजगी से ही जोड़ेगी। इसलिए भाजपा पश्चिम बंगाल पर इस बार निश्चिंत है और चुनाव के रिजल्ट से पहले ही पंजाब की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 10 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है। वैसे भी भाजपा के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक चुनाव खत्म होने से पहले ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। इसलिए भाजपा का पूरा फोकस पंजाब की तरफ रहने वाला है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, डॉक्टर अशोक मित्तल के बहाने जता दिया है कि ये सब तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसलिए पंजाब की राजनीति अगले कुछ महीनों में नई करवट लेती दिखेगी, ये आप तय मानिए। हर जरूरी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आपने यदि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।